प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर हमारी खास पेशकश दिवाली से दिवाली तक प्रॉपर्टी बाजार, और आज फोकस है लोन्स पर। जी हाँ, इस बार घर खरीदने का मौका बन रहा है, ये तो हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया। लेकिन अब इस घर खरीदने के लिए बहुत सारे या ज्यादातर लोग लेते हैं एक होम लोन, और वो भी आप जानते हैं कि जिस तरह से प्रॉपर्टी बाजार में बूम है, कुछ होम लोन का मार्केट अगर हम कह ले तो वहां भी एक बूम है, और वो बूम एक रिवर्स बूम है कि कौन आपको सस्ते से सस्ता लोन दे सकता है। ऐसी होड़ नजर आ रही है बैंकों के बीच में। ब्याज दरें कहा जा रहा है कि दशक में सबसे निचले स्तर पर है। ज्यादातर बड़े बैंक्स 7% के नीचे आपको होम लोन दे रहे हैं, जो बहुत ज्यादा देखा सुना नहीं जाता है। लेकिन अब इतने सारे बैंक्स हैं, इतने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं, तो आप उसमें से एक बेहतरीन होम लोन कैसे चुनेंगे और कौन सी वो बातें हैं, क्योंकि होम लोन भी अपने आप में एक बड़ी प्रोसेस है। जितने बड़ी प्रोसेस घर खरीदना है, उतनी बड़ी प्रोसेस एक होम लोन को लेना है। तो उसमें जो बारीकियां रहती हैं, जो खास बातें होती हैं, आज उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है अरविंद नंदन साहब, MD रिसर्च एंड कंसल्टिंग सिविल्स इंडिया, और साथ ही जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा, जो कि चीफ फाइनेंशियल प्लानर है रुंगटा सिक्योरिटीज में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं त्योहारों की, दीपावली की और तमाम उत्सवों की। तो अरविंद जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि अगर हम होम लोन की बात करें, इस समय प्रॉपर्टी बाजार की बड़ी चर्चा है, लोग घर खरीद रहे हैं, हम नए नए नंबर्स फिगर्स सुन रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। होम लोन में भी हम देख रहे हैं बैंकों के बीच में अच्छी खासी होड़ लगी है। एक बैंक रेट कम करता है तो दूसरा बैंक आ जाता है। अब लेटेस्ट में यूनियन बैंक है जिसने 6.4% पर ये होम लोन ऑफर किया है। अब देखने वाली बात यह है कि होम लोन जो है वो ज्यादा करके एंड यूजर्स ही लेते हैं, जिन्हें अपना पहला घर खरीदना होता है, या वो मिलेनियल्स हैं जो अब कहीं मिडवे पहुंचे हैं लेकिन अब एक घर खरीदना चाहते हैं अपना। तो क्या हम माने कि मौजूदा जो मार्केट है, जिसे हम कहते थे एंड यूजर्स मार्केट, ये टेक्निकली हम एक एंड यूजर मार्केट में है? जी, ये कहना मेरे ख्याल से मुनासिब है कि हम एक बायर्स मार्केट में आ चुके हैं। आपने कहा एंड यूजर्स खरीदते हैं, और देखिए एंड यूजर्स लोन लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है जो हमें, मेरा ख्याल है शुरू में अगर हम देख लें तो हमें आगे चर्चा में भी सहायता मिलेगी। जो एडवांस्ड मुल्क हैं, जो एडवांस देश हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, डेनमार्क कह लीजिए, यूरोपियन इकोनॉमीज कह लीजिए, वहां पर होम लोन की पेनिट्रेशन करीब करीब 80-90, 85-90% करीब है, जो कि हमारे यहाँ मात्र 11% के आसपास। जी, चीन में भी करीब 18% के आसपास होम लोन की पेनिट्रेशन है। तो हमारे पास आज जो पेनिट्रेशन है और जहां तक जा सकती है इतनी बड़ी आबादी के साथ, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हमारे पास ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, रूम फॉर ग्रोथ जैसे हम कहते हैं, वो इतना ज्यादा है। तो 10 साल पहले 11, 11.5 की दर पर आपको लोन मिलती थी, आज 6.5 पर मिल रही है। मकान जिस तरह से अवेलेबल हैं मिड सेगमेंट में, सब मिलाकर मुझे तो बड़ी आशा है कि होम लोन का मार्केट बहुत ग्रो कर सकता है यहां से आगे चलते हुए। जी, बढ़िया रुंगटा साहब। तो अब देखिए, फटाफट मुद्दे की बात पे मैं आ जाता हूं कि तमाम बैंक्स हैं, तमाम बड़े बैंक्स हैं, जाने माने बैंक्स हैं, जो आपको 7% से नीचे का होम लोन दे रहे हैं। कोई 6.7 पे दे रहा है, कोई 6.5 पे ऑफर कर रहा है। जैसे मैंने कहा, लेटेस्ट ऑफर यूनियन बैंक का वो तो 6.4 तक चले गए हैं। तो अब देखिए, ब्याज दरें तो बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या ब्याज दर ही एकमात्र पैमाना होगा जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे? आपको कुछ और चीजें भी देखनी होंगी। विपिन जी, आप जो कह रहे हैं ना कि जब एक एंड यूजर है जो घर खरीदना चाहता है, तो ये एक पहला स्टेप ये होगा कि उन्होंने घर आइडेंटिफाई कर लिया है जो उन्हें पसंद है और वो खरीदना चाह रहे हैं। अब ये होता है कि उसकी फाइनेंसिंग के लिए आप देखते हैं कि भाई डाउन पेमेंट जो आपको करना है वो तो आपने इकट्ठा कर ही लिया है। जो फाइनेंस ऑप्शन है उसमें ब्याज दर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, क्योंकि वही कॉस्ट है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके अगर कोई एंसिलरी चार्जेस हैं तो वो भी आपको देखने होंगे। मान लीजिए एक बैंक है जो आपको 6.5% में दे रहा है और कोई प्रोसेसिंग फी वगैरह नहीं है, और दूसरी बैंक है जो आपको 6.4% पे दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई प्रोसेसिंग फीस होगी या और कोई चार्जेस होंगे। तो बाकी चार्जेस को भी एक बार नजर डालना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हम ब्याज दर को देखें, लेकिन ब्याज दर एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि 15-20 साल का जो भी आप लोन लेंगे, इंटरेस्ट तो आपको उस पर भरना है और ये देखना है कि आगे जाते हुए बढ़ सकता है। तो जो भी लोन अमाउंट आप ले रहे हैं वो आज की EMI से
आप 10% प्लस की भी प्रोविजन लेके चलें, क्योंकि अगर ब्याज दरें आगे जाके बढ़ती है तो आपकी ईएमआई पे असर आने वाला है। राइट, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा जिसे मैं आगे जाके पूछूंगा कि कहने के लिए तो आज आप 6.4 6.5 पे ले लेते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा रहेंगी? इसके पीछे की क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, कैसे ये सब कुछ चलता है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अरविंद जी मुझे बताएं कि इन दिनों ये था कि अभी तक तो मैंने कहा एंड यूजर्स है, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी गुरु अपना शो करते हैं जिसमें आप भी कई बार शिरकत करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल अब मैं ऐसे देख रहा हूं हाल फिलहाल में कि ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार लोगों को लग रहा है कि प्रॉपर्टी बाजार में इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। तो मैं HNIs की या जिनके पास बहुत पैसा उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जो हम देख रहे थे 2004, 5 या 6 के आसपास लोन लेके ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे थे। तो एक वापस से ये वो समय आ रहा है जहां पे आप लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या ये चीज कोई बहुत अच्छा सुझाव या अच्छी सलाह नहीं होगी? नहीं, इसमें खराबी नहीं है, लेकिन जैसा रुंगटा जी कह रहे थे, एक ड्यू डिलिजेंस या सावधानी की बहुत जरूरत होती है जब भी आप बाहर से फाइनेंस लेते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी, लेकिन जब आप फाइनेंस बाहर से ले रहे हैं लोन के तौर पर, तो आपको थोड़ी सी दूरदृष्टि डेवलप करनी चाहिए या सलाह लेनी चाहिए कि आज हम मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउन इंटरेस्ट साइकिल में है, आगे चलकर ये रिवर्स होगा, और जब रिवर्स होगा तो कितना ऊपर जा सकता है या मैं कितना रिस्क उठा सकता हूं, मेरी ईएमआई अगर आज की जगह 25% बढ़ जाए तो क्या मैं बेयर कर पाऊंगा या नहीं बेयर कर पाऊंगा, ये मुझे ध्यान रखना बहुत तो जरूरी है। यही चीज मैंने कहा कि उस टेक्निकलिटी में हम जाते हैं, वो मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि आज अगर मान लीजिए कि मैं 6.5% पे या 6.7 या 8 जो भी है एलिजिबिलिटी जिसकी भी बनती है उसको मिल जाता है, ये ब्याज दर कितने दिन टिकती है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन तक बनी रहेगी। देखिए, एक साधारण सी बात है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने लगभग 2 साल तक इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके रखा हुआ है, और उनका जो आरबीआई का टारगेट है 4 ± 2%, वो उसके आसपास बने हुए हैं। सिर्फ एक बार अप्रैल महीने डिस्टर्ब हुआ था, 6.5 के ऊपर गया था। आप ये मान लें कि शायद अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर तक भी इसे मैनेज किया जाए तो कभी ना कभी हो सकता है ये वापस उठ जाए ऊपर। कब हो जाएगा ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है। हमारी इन्फ्लेशन फिलहाल मैनेज्ड है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाथ से बाहर जाने लगी तो कह नहीं सकते। तो ऐसे कई फैक्टर हो सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आपका लोन अगर आज लिया तो करीब 10 साल तो चलेगा, अंदाजन 10 से 15 साल। 10 से 15 साल में ये साइकिल कम से कम 2 बार टर्न हो सकती है, आप इतना अंदाजा लगाएं जी। और इन 2 टर्न्स को क्या आप बेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ आज की पिक्चर देख के या पिछले 1-1.5 साल की इमेज देख के आप हम आगे 10-12 साल के फैसले नहीं कर सकते। तो ये मान के चलें कि 10 साल में 2 टर्न्स अगर आ गए इंटरेस्ट साइकिल के, तो आप उसे कैसे डील करेंगे, प्रॉपर्टी साइकिल के टर्न्स आएंगे, आप उसे कैसे डील करेंगे। तो इन चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हर 3 महीने में आती है रिजर्व बैंक की तरफ से, और उसी में वो अपने रेपो रेट का ऐलान करते हैं। और इन दिनों जो बेंचमार्क रेट जिसे हम कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जिससे आपका होम लोन बनता है, जिसमें एक रेपो रेट होता है और एक बैंक का स्प्रेड होता है, मान लीजिए कि 6.5 पे मिल रहा है, तो 4 इस समय रेपो रेट है, तो वहां पे 2.5 जो है वो बैंक अपनी तरफ से जोड़ रहा है। तो वो 2.5 में कितना फ्लक्चुएशन आएगा, और ये जो 4 रेपो रेट है, कल को अगर आरबीआई इसको बढ़ा देता है तो ये कितना बढ़ेगा, तो टोटल ईएमआई आपकी शायद बढ़ सकती है। थोड़ी सी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो अरविंद जी आपको बता रहे कि ऐसे 2 साइकिल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हर्ष जी, अब अगर मान लीजिए चलिए हमने मन बना लिया है कि हमें लोन लेना ही है और ये हमारे लिए बढ़िया एंट्री पॉइंट है, बढ़िया ब्याज दरें हमें मिल रही हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो ये तय करेंगे कि हमें कितना लोन मिलेगा, एलिजिबिलिटी किस हिसाब से होगी, प्रॉपर्टी का उसमें क्या रोल होगा, क्या क्या चीजें रहती हैं? वेल विपिन जी, 2-3 फैक्टर्स हैं। वन इज कि प्रॉपर्टी अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए। और अगर आप एक ऑलरेडी बिल्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, तो उनकी एज ऑफ द प्रॉपर्टी क्राइटेरिया भी होती है बैंक की। तो ये आपको चेक करना होगा कि अगर आप एक पुरानी बिल्डिंग में ले रहे हैं जो मान लीजिए 50 साल 60 साल पुरानी है, तो हो सकता है वहां पे आपको दिक्कत है लोन लेने में। और अगर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए लेंडर्स के साथ में। दूसरी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि आपकी इनकम एलिजिबिलिटी देखना है। इनकम एलिजिबिलिटी में मान लीजिए आप लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, तो बैंक जब लोन देती है आपको तो वो ये मानती है कि 50% आप अपनी लोन की सर्विसिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए लाख रुपया आपका इन हैंड इनकम है, तो 50,000 रुपए तक की वो समझते हैं कि आप सारे लोन्स मिला के आप भुगतान कर सकते हैं। तो आपकी ईएमआई, मंथली ईएमआई 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वो कैलकुलेशन बेसिस पे आपको आपकी लोन एलिजिबिलिटी होती है कि अगर 50,000 ईएमआई है
और मान लीजिए 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए है, तो आपको 50 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। तो ये फैक्टर्स आपको देखने होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी ज्यादा है, आपके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, तो क्यों ना मैं 70,000 रुपए ईएमआई तक की दे दीजिए। नहीं, बैंक्स को देखती है कि आपकी ईएमआई कितनी आप भर सकेंगे। और तीसरा ऑफकोर्स, जो जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं, आज की ईएमआई आप 50,000 भर सकते हैं, लेकिन लोन आप ऐसे ही ले, मान लीजिए कि अगर 10% या 20% तक आपको ईएमआई बढ़ जाती है आगे जाते हुए, अगर ब्याज दरें ऊपर जाती है, तो भी 50,000 के अंदर होनी चाहिए, ताकि कभी अगर ब्याज दर बढ़े और आपकी इनकम साथ साथ में नहीं बढ़े, तो आप अपनी लोन का भुगतान कर पाएंगे। ये एक चीज मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा विपिन जी, कभी भी कोई लोन लेना तो आप अपनी फ्यूचर इनकम इंक्रीज को ध्यान में रख के ना लें। कई लोग ये देखते हैं कि मेरी इनकम सालाना 10% या 20% से बढ़ेगी, और उसको आप अपने लोन की कैलकुलेशन में इंकॉर्पोरेट करते हैं। हमने पैंडेमिक में देखा कि लोगों ने अपने एक तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कई जगह जॉब कट्स हुए हैं, पे कट्स हुए हैं, तो कभी भी कोई भी फ्यूचर पॉसिबल इंक्रीज इन इनकम को देखते हुए आप लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना देखें तो बेटर है। जी ठीक है, तो ये जी जरूर इन्होंने बहुत काम की बात कही कि आप फ्यूचर इनकम या सिर्फ फ्यूचर ईएमआई की कैपेसिटी में देखें, साथ में ये भी देखें कि अगर आपकी इनकम कंप्लीटली बंद हो जाए, जो कि हुआ है पिछले 2 सालों में, मान लीजिए 1 साल या 2 साल तक अगर आपकी इनकम बिल्कुल बंद रहे, क्या उस स्थिति में आप अपनी ईएमआई को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे? इस प्लानिंग के साथ करें ताकि आपके रिजर्व जो हैं वो इतने हों कि आपको सपोर्ट भी कर सके और आपकी ईएमआई भी चल सके। तो इनकम बंद हो जाने का जो सिनेरियो है उसको भी नजर में रखना जरूर चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आज से 1.5 या 2 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारी जिंदगी किस तरीके से बदलेगी कोरोना के बाद। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर लोगों ने तुरंत घर लिए थे या जिन्होंने लोन लिए थे बड़े बड़े, वो डिस्ट्रेस में आ गए। उसके बाद की कहानी तो खैर समझ सकते हैं कि क्या हुई होगी, लेकिन जो अरविंद जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि कभी खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए भी आपके पास कितनी तैयारी है ये आपको जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बड़े लोन्स होते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा लोन, सबसे बड़ी उधारी होती है, तो उसकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर होम लोन की कुछ और बारीकियां डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं दिवाली से दिवाली तक प्रॉपर्टी बाजार, और खास तौर पर आज फोकस है होम लोन्स के ऊपर। तो ब्रेक से पहले काफी चर्चा हुई किस तरीके से लोन के लिए आगे जाएंगे और किन बातों का ख्याल रखेंगे। अब कुछ बारीकियों को और समझ लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो हर्ष जी, मुझे आप ये बताएं कि जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग सजेस्ट करते हैं कि जाइए बार्गेन कीजिए। ऐसा नहीं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने आपको बता दिया आप सीधे उसी पे मान जाएं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इंपैक्ट करता है। क्रेडिट स्कोर उसमें एक बड़ी चीज होती है, तमाम और चीजें भी होती हैं, प्लस जो कुछ और हिडन चार्जेस होते हैं जो कई बार बैंक आपको शुरुआत में नहीं बताते। जब डिसबर्स होने का वक्त आता है तब आपको पता चलता है अच्छा ये पैसा भी देना है, ये भी देना है। वो क्या क्या चीजें होती है? शुरुआत में आपने सही कहा कि आप अगर बैंक आपको एक ऑफर दे रही है और मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है, अगर आपका 750 एंड अबव बहुत अच्छा यानी अच्छे रेट माना जाता है, अगर आपका 800 एंड अबव है तो और भी बेटर है। तो आप अपना सिबिल स्कोर पहले पता कर लें कि आपका क्या क्रेडिट स्कोर है, वो फिर बाद में आप बैंक को प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये मेरा क्रेडिट स्कोर है, इसके बेसिस पे आप मुझे बेटर रेट दे सकते हैं। जो हिडन चार्जेस मैंने आपको बताया वो ऑब्वियसली एक है कि आपका प्रोसेसिंग फी होता है, दूसरा ये एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी बनती है। जब आप कोई भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक अपनी तरफ से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालता है, तो वो कॉस्ट भी आपसे ही रिकवर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एंसिलरी कॉस्ट हैं जो कई बार हजारों या लाखों रुपए में चले जाते हैं। तो आपको वो सारे कॉस्ट पहले आप बैंक से पूछ लेने चाहिए कि मुझे किस चीजों का आपको पैसा देना है, और फिर आप कंपेयर करें। तो ब्याज दर ऑफकोर्स एक पैरामीटर हो गया जो जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लेकिन दूसरे कॉस्ट अगर कोई दूसरी बैंक से चार्ज नहीं कर रही है आपसे, तो वो उसका टोटल इंपैक्ट आपको देखना है। तो सिंपल सी पॉइंट है कि कभी भी आप बोरो करने जाए, ऑफकोर्स फर्स्ट आप शुरू करेंगे ब्याज दरों को कंपैरिजन में, और फिर बाद में सारे एंसिलरी कॉस्ट को आप नोट डाउन करिए। कई होते हैं परसेंटेज फॉर्म में होते हैं कि लोन का एक परसेंटेज होता है और कई फ्लैट होते हैं।
कई बार अगर आपका लोन अमाउंट छोटा है तो परसेंटेज ठीक होगा, कभी लोन अमाउंट बड़ा है तो परसेंटेज में देने की जरूरत नहीं, फ्लैट फी बेटर होती है। तो प्रोसेसिंग फी भी परसेंटेज और फ्लैट फी के बेसिस पे होती है। और आपका अगर नेगोशिएटिंग पावर है, और नेगोशिएटिंग पावर कहां से आता है, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो आपका क्रेडिट स्कोर की बात कर रहा हूं, तब डेफिनेटली आप 2-3 बैंकों से कंपेयर कर सकते हैं। राइट तो अरविंद जी, ये सही होगा कि आप किसी एक बैंक से स्टिक ना करें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस बैंक में मेरा खाता है उसी से मैं ले लूं। वहां पे थोड़े एडवांटेजेस भी होते हैं कि आपको पेपर वर्क उतना नहीं करना पड़ता, लेकिन डिसएडवांटेज ये होते हैं कि फिर आपको बाकी दुनिया क्या ऑफर कर सकती है उसका पता नहीं चलता। जी हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि जिस बैंक में आपका लंबे समय से खाता है सिर्फ वहीं से आप लोन लें। जैसा रुंगटा जी कह रहे थे, आप बिल्कुल 2-3 जगह कंपेयर करें, आप देखें कि कहां पर आपकी बार्गेनिंग ज्यादा अच्छी हो सकती है। एक पहलू और है जो मैंने खुद अपना लोन लेते समय देखा था कि किसी बैंक से डिसबर्सल बड़ी जल्दी होता है और किसी बैंक में बहुत समय लगता है, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग फी के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग टाइम भी बड़ी लंबी होती है। तो अगर आपको लंबा समय सूट करता है और अगर आपके वाजिब रेट पर मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन कई स्थितियों में ऐसा होता है कि आप बहुत लंबे समय तक नहीं रुकना चाहते, तो आपको उसको भी एक फैक्टर इन कर लेना चाहिए कि कितना वक्त लगेगा, ये बात आपको कितना समय लगेगा आपका लोन शुरू होने में, और कितने पेपर वर्क्स हैं, पेपर वर्क्स में जटिलताएं कितनी हैं, हिडन चार्जेस जैसा इन्होंने कहा कितने हैं। चूंकि हम होम लोन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर रहूंगा, लेकिन एक पहलू और अगर जोड़ दूं इस समय, इन दिनों खासकर त्योहार का समय है और वैसे भी काफी सारे डिस्काउंट और तरह तरह के ऑफर मिल रहे हैं प्रॉपर्टीज में। आपको एक दफे ये भी देख लेना चाहिए कि जो ऑफर मिल रहे हैं क्या वो सच में ऑफर हैं या उनमें भी कुछ हिडन कंपोनेंट हैं। बिल्कुल, ये बहुत बार मैंने देखा है लोगों को भुगतते हुए कि एक्स्ट्रा फ्रिज मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन पता चला उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं। राइट, तो दोनों चीजों को देख लें। ये जो बैंक वाले ऑफर है ये भी कुछ हद तक ऐसे हैं जहां 6.4 या 6.5 एक पुलिंग फैक्टर होता है, लेकिन हर किसी को उस पर लोन मिलता है। क्या अंदर छुपा हुआ है ये जरूर आप पता कर लें। कितना समय लगेगा, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ये सारी बातें पता कर लें। क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, सब पता करने के बाद ये फैसला करें। जरूरी नहीं है कि जहां पे आपका खाता है सिर्फ वहीं पर आप बंधे हुए हों, कहीं से भी नहीं। राइट, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है रुंगटा साहब की को बोरोवर वाली बात। बहुत बार आप जब लोन के लिए जाते हैं तो बैंक कहते हैं कि 2 लोग मिलकर ले सकते हैं। क्या ये एक अच्छी रणनीति होती है, इसका कोई फायदा होता है या सिर्फ बैंक अपने फायदे के लिए बोलते हैं? नहीं है, इनफैक्ट आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर है। अगर आप सिंगल जितनी आप लोन चाहते हैं आपकी खुद की इनकम से अगर पूरी होती है तो ऑब्वियसली आप सिंगल बोरोवर के रूप में ही लेंगे। अगर आपको एलिजिबिलिटी खुद की इनकम पे नहीं हो रही, जितनी आपकी टिकट साइज है या लोन का साइज है या प्रॉपर्टी का साइज है, तो आपको को बोरोवर हस्बैंड वाइफ मिलके या पेरेंट्स मिलके ऐसे कहीं आपको ज्वाइंट करके आपको को बोरो करना पड़े, तब तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। टैक्सेशन फ्रंट में भी को बोरोवर्स अगर होते हैं तो उनको अलग अलग टैक्स बेनिफिट खुद को मिलते हैं, तो वो हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि बैंक्स जितने ज्यादा बोरोवर्स होंगे उनको उतनी रिकवरी के ऑप्शंस बनते हैं। तो अगर एक ही जन है और कोई गारंटर नहीं है, कोई श्योरिटर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो आपको जिसको आपने लोन दिया है उन्हीं से आप रिकवर कर सकते हैं, प्लस प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज रहती है। लेकिन एक से अगर ज्यादा लोग हैं तो बैंक्स के लिए उतना ही रिकवरी प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब वो बोरो करते हैं, जब वो लेंड करते हैं, मान लीजिए 2 जन को 50-50 लाख लेंड किया है, लेकिन उनकी जो रिकवरी राइट्स होती है वो पूरा 1 करोड़ किसी से भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। आपकी एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्राइटेरिया है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी खुद की इनकम से हो जाती है, आपको टैक्स बेनिफिट आपको ही चाहिए, तो को बोरोवर लेके कोई मीनिंग नहीं है। अगर नहीं बन रही है तो आपको को बोरोवर लेना हो। ठीक है, चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। और जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं वो कई बार हम प्रॉपर्टी गुरु में करते हैं और हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि आपको होम लोन लेने पर किन किन इनकम टैक्स की धाराओं के अंतर्गत फायदा मिलता है, तो उस पर आज विस्तार से बात नहीं, हम बात कर रहे हैं जब आप लेने जाएंगे तो किन चीजों का फायदा होगा। तो क्विकली सर समअप करने के लिए मैं आपसे पूछूं कि जैसे प्रॉपर्टी में हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, इनफैक्ट आपसे भी बात हुई थी कि हाँ एक बढ़िया समय है आज की तारीख में लेने का प्रॉपर्टी में। अगर यही सवाल लोन के लिए पूछूं या लोन के थ्रू प्रॉपर्टी लेने की बात पूछूं तो क्या एक बढ़िया समय है जिस तरह की ब्याज दर और ऑफर बाजार में है? बिल्कुल लगता है ऐसा। देखिए प्रॉपर्टी का तो ऐसा है कि पिछले 10-11 साल में जो अफोर्डेबिलिटी 10 से 11 गुना हो गई थी एवरेज सैलरी की, वो अब घट के बहुत मुनासिब लेवल्स पे आ गई है, 2-2.5 गुना पे, जो कि काफी अफोर्डेबल होता है। प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ी नहीं है पिछले 1-1.5 साल से, मोर और लेस स्टेबल हैं। उसी तरह से होम लोन जो है वो स्टेबलाइज्ड है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है विपिन जी मेरी समझ से, कि पहले इंटरेस्ट रेट जब कम होती भी थी आरबीआई के लेवल पे,
वो ट्रांसमिट नहीं होती थी ग्राहकों को। लेकिन पिछले एक साल में या पिछले आप कह सकते हैं 7, 8, 10 महीनों के पीरियड में हमने देखा है कि ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा समय हो सकता है। और जैसा हम कह भी रहे हैं कि इस समय रेट्स बहुत नीचे हैं, भविष्य में कभी ऊपर जा सकते हैं, तो एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम लगता है, अच्छा टाइम लगता है, अच्छा टाइम लगता है। तो राइट, देखिए प्लस माइनस थोड़ी सी शंकाएं कुशंकाएं, बहुत सारा अंदर बाहर ये सब चलता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब आप अपनी लाइफ में लेते हैं, और उसी तरह शायद होम लोन भी। लेकिन ये है कि जैसा अरविंद जी कह रहे हैं या जैसा रुंगटा साहब कह रहे हैं कि एक बढ़िया वक्त है एंट्री करने का। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, लेकिन हजारों लाखों लोग जब उससे गुजरते हैं और उसको करते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बढ़िया वक्त है, अच्छे से जाइए, अच्छे से डील कीजिए, किसी एक बैंक से लगकर मत रुकिए। और सब जगह अगर आपकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी तो उसका फायदा तो आपको मिलना ही है, उसका भी पूरा फायदा उठाइए। और एक बेहतरीन वक्त है जब आप एक अच्छी डील अपने घर के लिए होम लोन पर भी बैंक से ले सकते हैं। आई होप कि आज बहुत सारी बातें जो रहती हैं और जिनके लिए हमारे मन में सवाल होते हैं कि जब हम बैंक का लोन लेने जाते हैं, उनका जवाब आज हम देने में कामयाब रहे होंगे। चलिए, इसी के साथ मैं अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, और आप दोनों को भी और हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की और उत्सवों की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।